Hello to all of you. You all are welcomed on the channel Let's Explore Radiation. तो जैसा कि आप सबने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अपन एक्सरे प्रोडक्शन का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था एक्सरे की हिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे. इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द एक्सरे प्रोडक्शन फ्रॉम द टॉपिक components ऑफ एक्सरे ट्यूब. ठीक है, और कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब पढ़ने से पहले अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्सरे ट्यूब होती क्या है और एक्सरे ट्यूब की जो हिस्ट्री है, एक्सरे ट्यूब का जो इवोल्यूशन था वो एग्जैक्टली हुआ कहाँ से था. तो अपन कंटिन्यू करते हैं. एक्सरे ट्यूब विथ इट्स कॉम्पोनेंट. अब एक्सरे ट्यूब होता क्या है? एक्सरे ट्यूब इज़ अ वैक्यूम ट्यूब डैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर इनटू एक्सरे. एक्सरे ट्यूब एक तरीके की वैक्यूम ट्यूब है जो कि इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को एक्सरेज में कन्वर्ट कर रही है या फिर बदल रही है. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब क्या होती है ये हमने देख लिया. इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे ये इवॉल्व हुई, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब्स इवॉल्व फ्रॉम द experimental Crookes tubes और cathode ray tube with which X-rays were first discovered on 8 November 1895. ठीक है, एक्सरेज कहाँ से इवॉल्व हुई थी? जो क्रूक्स ट्यूब या फिर जो कैथोड रे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई थी, किसके दौरान? जो फर्स्ट एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी 8 नवंबर 1895 को, जिसके बारे में अपन प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. उसके अंदर हमने देखा था कि एक्सरे की डिस्कवरी किस प्रकार हुई थी. एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जब विलियम कॉनरेड रॉन्टजन किसके ऊपर वर्क कर रहे थे? कैथोड रे ट्यूब के ऊपर. कैथोड रे ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है? क्रूक्स ट्यूब्स. ठीक है, तो जब क्रूक्स ट्यूब्स पे वो स्टडी कर रहे थे तब उस ट्यूब में से एक्सरे आई और तब उन्हें पता पड़ा कि एक्सरे नाम की कोई रे होती है. ठीक है, तो यही है कि जिस ट्यूब से वो एक्सरे आ रही थी उसी ट्यूब को हमने क्या बोला है? क्रूक्स ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब. तो एक्सरे ट्यूब की हिस्ट्री कहाँ से हुई थी? उसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी के दौरान जिस वो कैथोड रे ट्यूब पे वर्क कर रहा था तभी उसे क्या पता पड़ा कि कुछ इसमें से एक्सरे निकल रही है, और क्योंकि इस ट्यूब में से एक्सरे निकल रही है वी कॉल्ड इट एक्सरे ट्यूब. ठीक है, अब अपन देखेंगे किस बेसिस पे इसको आगे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड. ठीक है, कैथोड के बेसिस पे ट्यूब को कैसे डिफ्रेंशिएट किया है. सबसे पहला था कोल्ड कैथोड ट्यूब, ऑल्सो नॉन एज क्रूक्स ट्यूब और एंड गैस डिस्चार्ज ट्यूब. अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में अपन ने पहले देख लिया एक्सरे ट्यूब का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ. अब अपन देख रहे हैं टाइप, जिसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड. पहला है कोल्ड कैथोड ट्यूब और दूसरा अपन पढ़ेंगे हॉट कैथोड ट्यूब. पहला कोल्ड कैथोड ट्यूब के और नाम क्या हो जाते हैं? क्रूक्स ट्यूब या फिर गैस डिस्चार्ज ट्यूब. ये सबसे पहली ट्यूब थी. ठीक है, ये सबसे पहली ट्यूब थी जो जिसके ऊपर विलियम कॉनरेड रॉन्टजन वर्क कर रहे थे जब एक्सरे की एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई तब. ठीक है, कोल्ड कैथोड ट्यूब जो थी उसको इन्वेंटेड किसने किया था? ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम क्रूक्स इन अर्ली 1870. क्रूक्स ट्यूब are also called cold cathode because they do not have a heated filament in them that release electron. क्रूक्स ट्यूब को कोल्ड कैथोड क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर कोई फिलामेंट नहीं था जिसके हीट होने पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे. ठीक है, और ये क्या थी? ये थी अपनी कोल्ड कैथोड ट्यूब. ठीक है, ये थी अपनी कोल्ड कैथोड ट्यूब. नेक्स्ट अपन चलते हैं अर्ली एक्सरे ट्यूब कॉल्ड एज गैस ट्यूब. अब अपन ने देखा कि जो कैथोड कोल्ड कैथोड ट्यूब थी इसको अपन ने क्रूक्स ट्यूब बोला और गैस डिस्चार्ज ट्यूब बोला. अब ये बता रहा है कि जो अर्ली एक्सरे ट्यूब, मैंने बताया सबसे पहले जो ट्यूब यूज हुई थी जिसके ऊपर रॉन्टजन डिस्कवरी कर रहे थे वो वही ट्यूब थी. तो जो अर्ली एक्सरे ट्यूब कॉल्ड एज गैस ट्यूब, इसको गैस ट्यूब क्यों बोला गया? बिकॉज इट्स एक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल रेजिडुअल अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन इट. क्योंकि इस ट्यूब का जो एक्शन था, इस ट्यूब का जो वर्क था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? जो रेजिडुअल अमाउंट ऑफ गैस. रेजिडुअल अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि जो उस ट्यूब के अंदर जो भी कुछ एक मात्रा में बची हुई गैस है उसके ऊपर उसका वर्क डिपेंड कर रहा था. दैट्स वाई दिस ट्यूब्स आर ऑल्सो कोल्ड गैस ट्यूब्स. गॉट इट. सेकेंड अपन चलते हैं. पहला अपन ने पढ़ लिया कोल्ड कैथोड ट्यूब. नाउ वी विल डिस्कस हॉट कैथोड ट्यूब. तो हॉट कैथोड ट्यूब का दूसरा नाम क्या था? ऑल्सो नॉन एज कूलीज ट्यूब. ठीक है, इम्प्रूव्ड बाय विलियम कॉलेज इन 1913. ठीक है, सबसे
पहला जो इन्वेंशन हुआ वो था कोल्ड कैथोड ट्यूब का। अब अपन बात कर रहे हैं हॉट कैथोड ट्यूब की। अपन हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं कि भाई सबसे पहले कोल्ड आई, ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड बनी ट्यूब्स, एक्सरे ट्यूब। सबसे पहले कोल्ड कैथोड ट्यूब आई, फिर हॉट कैथोड ट्यूब आई, ठीक है। और जैसे जैसे अपन बात कर रहे हैं इनके इम्प्रूव्ड वर्जन आते जा रहे हैं। अपन जो अभी तक के जो रिसेंट और जो नोन वर्जन्स थे अपन उनको इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या आया, हॉट कैथोड ट्यूब, जो कि इम्प्रूव्ड का मतलब पहले वाले में जो कुछ ड्रॉबैक्स थे वो इसने इम्प्रूव किए। किसने? विलियम कूलिज इन 1930, ठीक है। और क्या नाम था इसका दूसरा? कूलिज ट्यूब, वही ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन्वेंशन। इन द कूलिज ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस बाय थर्मायोनिक अफेक्ट। उसके अंदर क्या था कि उसको कोल्ड ट्यूब हमने क्यों बोला था? क्योंकि इसके अंदर कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। लेकिन इसको हॉट ट्यूब बोला है क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी मेटल को हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, ठीक है। इन द कूलिज ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस बाय थर्मायोनिक अफेक्ट। थर्मायोनिक अफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं और उसके गर्म करने से उसके अंदर से कुछ इमिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि भाई किसी मेटल को मैंने हीट किया और उसमें से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। दैट्स कॉल्ड थर्मायोनिक अफेक्ट। कूलीज ट्यूब इज़ द प्रो टाइप ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब बीइंग यूज टुडे। कूलीज ट्यूब क्या थी? प्रो टाइप, मतलब जो अभी जो रिसेंटली हमारे मॉडर्न एक्सरे ट्यूब यूज़ हो रही है उसका प्रो टाइप था। कौन सी ट्यूब? कौन सी ट्यूब? हॉट कैथोड ट्यूब, ठीक है। हो सकता है आपके जो आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मे बी जब आप आगे कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ द प्रो टाइप ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स बीइंग यूज्ड टुडे। तो प्रोटाइप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो प्रोटाइप का मतलब क्या होता है? प्रोटाइप होता है अ मॉडल और इंस्पिरेशन फॉर समथिंग दैट कम्स लेटर। जो बाद में मॉडल आया है उसका इंस्पिरेशन, ठीक है। तो वो क्या थी? हॉट कैथोड ट्यूब, ठीक है। तो अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड दो बेसिस पे डिवाइड कर दी, कोल्ड कैथोड, हॉट कैथोड। दोनों का इस इन्वेंशन किसने किया ये अपन ने डिस्कस कर लिया। कब किया ये हमने कर लिए। इनके दूसरे नाम क्या बोलते हैं वो कर लिया। कोल्ड को कोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हीट करने से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा, जबकि हॉट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि हीटिंग कर रहे हैं और फिलामेंट एलिमेंट को हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इमिट हो रहे हैं, ठीक है। एक जो अलग चीज़ अपन ने दोनों ट्यूब में क्या देखी कि जो हॉट कैथोड ट्यूब है उसको प्रो टाइप ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब माना जाता है, जो कि अभी हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने इसमें क्या देखी थी कि भाई जो एक मिनट, ठीक है, जो कोल्ड कैथोड ट्यूब है, ठीक है, जो कोल्ड कैथोड ट्यूब है उसको गैस ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट थी उसके अंदर, ठीक है, स्मॉल बची हुई जो गैस प्रेजेंट थी उसके ऊपर इसका वर्क या जो एक्शन है वो डिपेंड कर रहा था। दैट्स वाई क्रूक्स ट्यूब्स आर ऑल्सो नॉन एज गैस ट्यूब्स, ठीक है। और ये कौन सी ट्यूब है? पहले मैंने आपको दिखा दी थी कोल्ड कैथोड ट्यूब, और ये है अपनी हॉट कैथोड ट्यूब, ठीक है। पहला फिगर था कोल्ड का और दूसरा फिगर जो अपन देख रहे हैं ये है हॉट कैथोड ट्यूब। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनोड। पहले अपन ने देख लिया हिस्ट्री का। ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड मैंने बोला था हिस्ट्री से अपन ऐसे आएंगे जो सबसे पहले यूज़ हो रही थी, धीरे धीरे चल के जो अभी रिसेंटली अपने यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनोड के बेसिस पे ट्यूब के टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटिशन टू, ठीक है। एक बार कॉम्पिटिटिव को फिर भी मैं साइड में रखूँ कि उसमें चलो कुछ भी आ सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, बट जो अभी रिसेंटली बैचलर्स और डिप्लोमा में जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरे प्रोडक्शन के वो किसकी बेसिस पे रहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एनोड, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग एनोड ट्यूब। मैंने आपको शुरू से इसलिए बताया जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। तो अब सेकंड अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनोड के बेसिस पे जो एक्सरे ट्यूब थी उसको कैसे अपन ने डिफ्रेंशिएट किया। एक तो आई स्टेशनरी एनोड ट्यूब एंड द सेकंड वन इज़ रोटेटिंग एनोड ट्यूब। स्टेशनरी एनोड ट्यूब में क्या था कि जो एनोड था वो कैसा था? स्टेशनरी था, ठीक है। और रोटेटिंग एनोड ट्यूब के अंदर क्या था? जो एनोड था वो रोटेट कर रहा था बहुत ही हाई स्पीड से। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ और रोटेट का मतलब जो घूम रहा था, ठीक है, हाई स्पीड पे। इसके अंदर जो फोकल स्पॉट एरिया था वो स्मॉल था, जबकि इसके अंदर रोटेटिंग एनोड ट्यूब के अंदर जो फोकल स्पॉट एरिया था वो कैसा था? लार्ज था। आई थिंक अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा फोकल स्पॉट क्या होता है एंड ऑल, लेकिन जैसे ही अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब ही है। अभी तो सिर्फ आप बेसिस देख लो कि भाई जो एक्सरे ट्यूब की हिस्ट्री थी वो कैसे आती गई।
पहले कोल्ड फिर हॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड, फिर एनोड के बेसिस पे स्टेशनरी आई और रोटेटिंग आई। अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, तभी मैं आप सबको फोकल स्पॉट वगैरह सब एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, जो फोकल स्पॉट एरिया था वो स्मॉल था, इसके अंदर लार्ज फोकल स्पॉट एरिया था, ठीक है। इसके अंदर हीट लोडिंग कम थी, जबकि इसकी जो कैपेसिटी थी हाई हीट लोडिंग कैपेसिटी थी, मतलब ये ज़्यादा हीट को सहन करने की क्षमता रखता था, और जबकि इसकी हीट लोडिंग कम ही थी, ठीक है। जो स्टेशनरी एनोड ट्यूब है वो मोस्टली यूज इन डेंटल यूनिट एंड पोर्टेबल मशीन, ठीक है। जो स्टेशनरी एनोड ट्यूब है वो हम बेसिकली अभी रिसेंट में हम किस में यूज़ कर रहे हैं, डेंटल यूनिट, जो दांतों के एक्सरे के लिए जो एक्सरे ट्यूब यूज़ हो रही है, और पोर्टेबल मशीन कौन सी हो जाएगी, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के कैपेबल है, वो वाली एक्सरे ट्यूब्स, ठीक है। रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो कि मोस्टली यूज इन डायग्नोस्टिक मशीन्स, जो अभी भी हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक रूम्स होते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब यूज़ होती है वो कौन सी होती है, रोटेटिंग एनोड ट्यूब, ठीक है। दीज एनोड ट्यूब और ऑल्सो नॉन एज मॉडर्न एक्सरे ट्यूब एज दे आर यूज इन प्रेजेंट। इन एनोड ट्यूब्स को हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं। वाई स्टेशनरी एनोड नॉट यूज इन मॉडर्न डायग्नोस्टिक मशीन। अब अपन देखते हैं, अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, स्टेशनरी हो गई और रोटेटिंग हो गई। तो स्टेशनरी अपन ने देखा डेंटल और पोर्टेबल में यूज़ हो रही है, तो भाई डायग्नोस्टिक में क्यों नहीं यूज़ हो रहा है स्टेशनरी एनोड, अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ड्यू टू पिटिंग अफेक्ट। पिटिंग अफेक्ट क्या होता है, पिटिंग अफेक्ट का मतलब, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। बेसिकली पिट वर्ड का मतलब क्या होता है, गड्ढा, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, होल बन रहा है, दैट्स कॉल्ड पिटिंग अफेक्ट। ड्यू टू पिटिंग अफेक्ट। पिटिंग अफेक्ट के अंदर हो क्या रहा था, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल क्रेटर्स और पिट्स। स्मॉल क्रेटर्स और पिट्स का मतलब है कि छोटे छोटे गड्ढे ऑन एनोड सरफेस पे, ठीक है। जो एनोड की सरफेस है, एनोड का जो सतह है, उस पर क्या हो रहा था, छोटे छोटे गड्ढे बन रहे थे, पिट्स या क्रेटर्स जिसको हम बोल रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, इट कैन लीड टू रिड्यूस ट्यूब लाइफ स्पैन एंड इमेज क्वालिटी डिग्रेडेशन। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि भाई एनोड की जो सरफेस है, अभी आप देखोगे कि भाई एनोड की सरफेस पे ही तो हमें एक्सरे की इमेज प्राप्त हो रही है, और उसी पे ही क्या हो रहा है, एनोड की सरफेस पे एक गड्ढे से बन गए। अब उस गड्ढे के बनने से साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब है उसका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन का मतलब जो उसका जीवन काल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वो ट्यूब अगर 10 साल यूज़ आ सकती थी, तो लेकिन पिटिंग अफेक्ट की वजह से वो अब 8 साल ही काम में आ रही है। और इमेज क्वालिटी डिग्रेडेशन, ठीक है, मैंने बताया एनोड सरफेस पे इमेज प्राप्त हो रही है हमें, है ना, और तो जो इमेज क्वालिटी है वो क्या हो गई, गिर गई, ठीक है, पिटिंग अफेक्ट की वजह से ये सब हो रहा था। इसलिए हम स्टेशनरी एनोड यूज़ नहीं कर रहे थे। स्टेशनरी एनोड की वजह से पिटिंग अफेक्ट आ रहा था। पिटिंग अफेक्ट क्या होता है वो हमने देख लिया, छोटे छोटे गड्ढे बन रहे थे एनोड की सरफेस पे, जो कि ट्यूब की लाइफ स्पैन को घटा रहे थे और इमेज क्वालिटी को भी कम कर रहे थे। अब ये बन कैसे रहे थे, स्टेशनरी एनोड है, ठीक है, स्टेशनरी एनोड है। अब स्टेशनरी एनोड क्या है, एकदम रुका हुआ है। अब मान लो मैंने आज ही इसमें 10 चेस्ट एक्सरे करे, 10 चेस्ट एक्सरे करे, बीम आ रही है स्टेशनरी एनोड पे, ठीक है, स्टेशनरी एनोड पे बीम आ रही है। अब हो सकता है जो वो बीम आ रही है वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट ऐसा हो कि यहाँ तो बीम आ ही रही है, कि यहाँ पे पहले एक्सरा किया तब भी बीम आई, यहाँ पे दूसरा एक्सरा किया तब भी आई, तीसरा किया तब भी आई, चौथा किया तब भी आई, पांचवा किया, मतलब 10 में से 8 एक्सरे की बीम तो यहाँ इस पॉइंट पे लगी रही थी। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, रुका हुआ है ना। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, ये पिट बन गया, इस छोटा सा गड्ढा बन गया। वही अगर ये रोटेटिंग एनोड होती तो क्या होता, वही मैं 10 चेस्ट एक्सरे कर रही हूँ और रोटेटिंग है मतलब एनोड क्या होती जा रही है, रोटेट होती जा रही है। अब एनोड कंटिन्यू घूम रही है, तो बीम किसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे तो लगती ही नहीं जाएगी, क्योंकि मान लो अभी इधर लगी थी, दूसरी बार जब इधर लगने आई, लेकिन ये तो तब तक रोटेट हो चुकी थी। तो ये पिटिंग अफेक्ट को क्या कर रहा था, ओवरकम, ठीक है, पिटिंग अफेक्ट को क्या कर रहा था, ओवरकम, ठीक है। तो समझ में आया स्टेशनरी एनोड अपन मॉडर्न एक्सरे मशीन्स में क्यों नहीं यूज़ कर रहे। बेसिकली इसमें अगर आपको जितना भी कन्फ्यूज़न है, कैथोड एनोड, ये सब अपन नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स में कैथोड एनोड क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब, जिसमें अपन ने पढ़ा कि भाई कहाँ से इवोल्यूशन हुआ एक्सरे ट्यूब की
जहाँ से विलियम कॉन्रेड रॉयंसन ने एक्सरे की डिस्कवरी क्रूक्स ट्यूब के थ्रू, फिर अपन ने देखा इसका इवोल्यूशन कैसे होता आया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड, सबसे पहले कोल्ड वाली कैथोड ट्यूब थी, फिर वो फिर से इम्प्रूव वर्जन आया जो हॉट कैथोड ट्यूब का आया, फिर वो और इम्प्रूव वर्जन आया जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। अब स्टेशनरी का हमने यूज़ कम क्यों कर दिया, मतलब जो अभी मॉडर्न डायग्नोस्टिक मशीन से हमने उसमें क्यों नहीं स्टेशनरी एनोड लगा रहे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये तो क्या है अपनी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, ये कौन सी हो गई अपनी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। और अपन जो अब डिस्कस करेंगे ट्यूब, वो कौन सी ट्यूब अपन डिस्कस करेंगे, रोटेटिंग एनोड। क्यों सिर्फ रोटेटिंग एनोड ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हॉट, कोल्ड और जो स्टेशनरी एनोड था उसके लिए अपन इतना पढ़ेंगे तो इनफ है। अपन अब रोटेटिंग एनोड क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट जो हमारे यूज़ हो रही है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के अंदर जो एक्सरे ट्यूब यूज़ हो रही है वो कौन सी है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। अभी हमने आज का हमारा टॉपिक था एक्सरे ट्यूब विथ इट्स कंपोनेंट, जिसके अंदर अपन ने एक्सरे ट्यूब एक बार पूरी पढ़ लिया। अब अपन उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, और कंपोनेंट्स अपन किसके पढ़ेंगे, सिर्फ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के। सिर्फ इसी के ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट मॉडर्न डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर्स है उसके अंदर हमारे यही वाली एक्सरे ट्यूब यूज़ आ रही है। तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टिल किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो।